अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ रहे हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर के लास्ट पार्ट में सेक्शन 22 में जस्टिस ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ जस्टिस ऑफ पीस और इसकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, कि क्या होते हैं। सेक्शन 22, अब इसमें सिर्फ ये बताया गया कि कौन इसको अपॉइंट कर सकता है और क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो फार as regards the territories subject to its administration may by notification in the official gazette appoint such persons resident within Pakistan and not being the subject of a foreign state as it thinks fit to be justice of peace within or for the local area mentioned in such notification। सेक्शन 22 में सिंपल सी बात ये कही गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती हैं, किसी भी प्रोविंस की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी पर्सन को जो कि पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, ये ज़रूरी है, यही क्वालिफ़िकेशन सेक्शन 22 में बताई गई है। पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, उसे किसी अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए जो ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन देती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उसके थ्रू अपॉइंट कर सकती है और सर्टन उनकी टेरिटरीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकती है कि इतने एरिए के लिए इस पर्सन को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जा रहा है। अब इसमें सेक्शन 22 में जो पंजाब में अमेंडमेंट एक की गई है, अब पंजाब में इसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बताया गया है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स as may be made by it any person who is a citizen of Pakistan and as to whose integrity and suitability it is satisfied to be a justice of peace for a local area to be specified in the notification, and more than one justice of peace may be appointed for same local area। अब जो सेक्शन 22 में हमने पहले पढ़ा था, उसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ यही बताई थी, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए और कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है उस पर्सनस को जस्टिस ऑफ पीस फॉर स्पेसिफिक एरिया। जो पंजाब में अमेंडमेंट की गई है, पहली बात तो इसमें यह कहा गया कि नोटिफिकेशन जो इशू किया जाएगा कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके थ्रू किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि कितने टाइम लिमिट के लिए, प्लस किसी भी पर्सन को जो कि सिटीज़न हो पाकिस्तान का, प्लस वो सूटेबल पर्सन हो, इंटेग्रिटी उसकी क्वेश्चनेबल ना हो, उसको जस्टिस ऑफ पीस किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए अपॉइंट कर सकती है और एक से ज़्यादा भी जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को। ये पंजाब अमेंडमेंट थी। अब सेक्शन 22A में इसकी पावर्स दी गई हैं कि ये जस्टिस ऑफ पीस जो होता है इसके पास पावर्स क्या होती हैं, और 22B में इसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं। 22A पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, नंबर 1 सब सेक्शन 1 है इसका। A justice of peace for any local area shall for the purpose of making an arrest have within such area all the powers of a police officer referred to in section 54 and an officer in charge of a police station referred to in section 55। सिंपल सी बात की गई है कि ये जस्टिस ऑफ पीस जो है इसके पास सेक्शन 54 और सेक्शन 55 की पावर्स होंगी एक पुलिस ऑफिसर की अरेस्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को। Subsection 2 second power, a justice of peace making an arrest in exercise of powers under subsection 1 shall forthwith take or cause to be taken the person arrested before the officer in charge of the nearest police station and furnish such officer with a report as to the circumstances of the arrest and such officer shall thereupon re-arrest the person। सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जब भी जस्टिस ऑफ पीस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा अंडर सब सेक्शन 1, क्योंकि सब सेक्शन 1 में उसके पास पावर दी गई हैं कि वो किसी पर्सन को अगर चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, अंडर सेक्शन 54 और 55 की पावर्स उसके पास होती हैं। सब सेक्शन 2 में कहा है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा जस्टिस ऑफ पीस तो वो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के में लेके जाएगा, वहाँ पे एक रिपोर्ट देगा वहाँ के SHO को कि किन किन सर्कमस्टांसिस की वजह से इस पर्सन को मैंने अरेस्ट किया है, प्लस वो पुलिस ऑफिसर फिर उस
पर्सन को दोबारा री अरेस्ट करेगा। Subsection 3, a justice of peace for any local area shall have powers within such area to call upon any member of the police force on duty to aid him। अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 के पास ये भी पावर दी गई है जस्टिस ऑफ पीस को कि वो अगर चाहे, उसको ज़रूरत फील हो, तो वो किसी भी पुलिस ऑफिसर की जो उसके एरिया में होते हैं उनकी एड मांग सकता हो कि आओ मुझे हेल्प आउट करो। किन सूरतों में? 2 सूरतें बताई गई हैं। ए, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ पार्टिसिपेटिंग इन द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उसकी एस्केप को रोकने के लिए कि वो भाग रहा है, उसको भागने नहीं देना, इस वजह से वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक्यूज़ है, सो उस पर्सन को भागने से रोकने के लिए एड पुलिस ऑफिसर की ले सकता है जस्टिस ऑफ पीस। और अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड, या उस पर्सन के अगेंस्ट किसी ने कोई कंप्लेंट की है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हिज हैविंग सो पार्टिसिपेटेड। सो पहली सिचुएशन ये आ गई कि किसी पर्सन को अगर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसने की है, कोई सस्पिशन है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उस पर्सन को भागने से रोकने के लिए ये जस्टिस ऑफ पीस एड ले सकता है उस लोकल एरिया के पुलिस ऑफिसर्स की। पहली सिचुएशन ये होगी। बी, इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन जनरल और and in particular in the prevention of breach of peace or a disturbance of public tranquility। दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि कोई क्राइम होने हैं जिसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने का ख़तरा हो, तो इस सिचुएशन में भी जस्टिस ऑफ पुलिस जो उस किसी भी पुलिस ऑफिसर की एड ले सकता है, उसकी मदद ले सकता है। सबसेक्शन 4, वेयर अ मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी has been called upon render aid under subsection 3, such call shall be deemed to have been made by a competent authority। देखें, सबसेक्शन 4 में ये क्लियर कर दिया गया कि सबसेक्शन 3 में हम ऑलरेडी पढ़ के आए कि जस्टिस ऑफ पीस एड ले सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर की। 4 में, सबसेक्शन 4 में क्लियर कट कह दिया गया कि जब एड के लिए जस्टिस ऑफ पीस ने कॉल करना है तो उस पुलिस ऑफिसर ने ये समझ लेना है कि ये किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कॉल आई है। ये नहीं हो सकता कि वो पुलिस ऑफिसर कहे मैं नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी जस्टिस ऑफ पीस किसी को कॉल करेगा पुलिस ऑफिसर को, तो उसको आना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए क्लियर करने के लिए सबसेक्शन 4 यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। सबसेक्शन 5, a justice of peace for any local area may in accordance with such rules as may be made by the provincial government। अब ये आगे फर्दर उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, वही कहते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस जो है अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के ज़रिए और भी इसको पावर्स दे सकती है। किस किस्म की? ए, इशू अ सर्टिफिकेट एज टू आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन सच एरिया, किसी पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड वो सर्टिफिकेट दे सकता है। बी, वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉड बिफोर हिम बाई एनी सच पर्सन, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिसकी आइडेंटिटी का वो सर्टिफिकेट दे रहा है, उसकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट अगर लाए जा रहे हैं तो वो वेरीफाई कर सकता है। सी, attest any such documents required by or under any law for the time being enforced to be attested by a magistrate, किसी भी डॉक्यूमेंट को वो अटेस्ट करता है जिसको लॉ में लिखा हो कि अगर मैजिस्ट्रेट ने अटेस्ट करना है तो वो ये भी कर सकता है। एंड अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड एनी सर्टिफिकेट सो इशूड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट एंड any document so verified shall be deemed to be duly verified and any such document so attested shall be deemed to have been as fully attested as it if he had been a magistrate। सबसेक्शन इसकी सी क्लॉज में पहली बात तो ये बताया गया किसी पर्सन की आइडेंटिटी के लिए वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई कर सकता है। थर्ड थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स लॉ कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट ने अटेस्ट करने हैं वो जस्टिस ऑफ पीस भी अटेस्ट कर सकता है। और लास्टली ये बात भी क्लियर की गई है कि अगर तो कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं किया गया तो ये ऐसे ही समझा जाएगा कि ये ड्यूली ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया ऑफ आइडेंटिटी वो ड्यूली इशूड है। इसके अलावा जो वेरीफाई किए हैं उसने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट किए हैं अनटिल अनलेस दे आर प्रूव्ड टू कॉन्ट्रेरी कि इसने नहीं किए, अदरवाइज उनको फुल सैंक्टिटी हासिल है। सबसेक्शन 6, अब ये पावर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। एन एक्स ऑफिशियो justice of peace may issue
appropriate directions to the police authorities concerned on a complaint regarding। अब ये जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, अभी वो ये सेक्शन 25 आगे आएगा, उसमें बताया जाएगा, उस वक्त हम डिस्कस करेंगे ये एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस होते क्या है। ये कहा गया है कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द पुलिस अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड ऑन ए कंप्लेंट रिगार्डिंग। अब 3 सिचुएशंस बता दी गई हैं। मैंने कहा ये सब सेक्शन 6 जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये पूरे जस्टिस ऑफ पीस में, क्योंकि इसकी पावर्स क्या, यहाँ पे ये बेसिकली एक पुलिस पे चेक एंड बैलेंस के लिए जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जाता है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। इसके पास पावर ये है कि अगर तो कोई, अब ये पहली देख ले, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस 154 में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को तो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर रजिस्टर करें। बट अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते तो आप जस्टिस ऑफ पीस को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक पिटीशन दे सकते हैं कि मेरी ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, पहली। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। दूसरी पावर ये दी गई है ये सबसेक्शन 6 में कि अगर इन्वेस्टिगेशन चेंज करवानी हो तो भी जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि एक पुलिस ऑफिसर से अगले पुलिस ऑफिसर के पास इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वो कुछ भी ग्राउंड्स हो सकती हैं कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहा, वो इनकम्पिटेंट है, वट एवर। सो इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए भी जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दी जा सकती है। थर्ड वन, निगलेक्ट, फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाई ए पुलिस अथॉरिटी इन सेक्शन टू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज़, कि कोई पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, कोई पुलिस वाला है, वो अपनी कोई ड्यूटीज़ को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे हम जस्टिस ऑफ पीस के पास हरासमेंट की पटिशन्स फाइल की जाती हैं कि वो हमें हरासा कर रहा है, सो वो भी इसी के अंडर किए जाते हैं। कोई निगलेक्ट कर रहा है अगर पुलिस वाला अपनी जो ड्यूटीज़ है तो उसके लिए भी आप जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये 6 मेन पावर्स हैं इसकी। अब 22B, अब इसमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि क्या इसकी, पहले 22A में पावर्स थी, 22B में इसकी ड्यूटीज़ हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एवरी जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल। नंबर 1, अब ये क्या कर सकता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन of the occurrence of any incident involving a breach of peace or of commission of any offence within such local area, कि जब उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी ब्रीच ऑफ पीस की, नक्शे अमन का ख़तरा हो, कोई लड़ाई मार कुटाई होनी हो, कोई ऑफेंस कमिट होना हो, इसकी इन्फॉर्मेशन जब उसको मिलेगी तो उसकी क्या ड्यूटी है। फोर्थ विद मेक इंक्वायरीज इनटू द मैटर, उसकी इंक्वायरी करे एंड रिपोर्ट इन राइटिंग द रिज़ल्ट ऑफ हिज इंक्वायरीज टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, तो उसकी वो रिपोर्ट तैयार करेगा, इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर वो नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने अपनी रिपोर्ट देगा। एंड टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, प्लस जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको भी वो अपनी रिपोर्ट देगा। पहली ड्यूटी तो आ गई इसकी ये कि जब भी किसी ऑफेंस के कमिट होने की नक्शे अमन का ख़तरा होगा तो वो इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, वो मैजिस्ट्रेट को भी देगा और प्लस वो ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नियरेस्ट वन है उसको भी देगा। सेकेंड इसकी ड्यूटी, इफ़ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन क्लॉज ए इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर तो वो ऑफेंस जो कि होने जा रहा था जिसकी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ऑल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम और द इंटरफेरेंस इन एनी वे विद द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑफेंस, तो दूसरा काम ये करेगा कि अगर तो वो जो ऑफेंस की उसको इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी उसने रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इस सिचुएशन में उस प्लेस पे से किसी भी चीज़ को वो किसी पर्सन को मूव नहीं करने देगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पुलिस ने आना होता है, वहाँ पे मौके से उसने अपनी एविडेंस वगैरह कलेक्ट करनी होती है, तो इस वजह से वो उस प्लेस से किसी को भी कोई चीज़ मूव करने की इजाज़त नहीं देगा, कोई उसमें, ताकि एविडेंस कोई टेम्पर ना कर सके, जो वहाँ पे है उसको वैसे ही, उसकी ड्यूटी है कि उसको वैसे ही रहने देता कि पुलिस आए और अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। थर्ड सी, व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर
14 in respect of any offence committed within such local area render। और अब ये कह रहे हैं कि जब पुलिस वाला अगर कोई राइटिंग में इसको लिख के दे, किस लिए, नंबर 1 रेंडर ऑल असिस्टेंट टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच इन्वेस्टिगेशन, के इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस वाले ने उसको रिटर्न में दिया है जस्टिस ऑफ पीस को कि हमें हेल्प आउट करो, तो उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट करेगा। नंबर 2 रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ बाय अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए क्राइम इज बिलीव्ड टू हैव बीन कमिटेड, डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। सो ये ड्यूटीज़ थी। अब यहाँ पे पहली ये आ गई कि अगर तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर तो कोई ब्रीच ऑफ पीस होगा या कोई ऑफेंस कमिट हो रहा होगा तो उसकी इंक्वायरी कर सकता है, उसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस वाले को दे सकता है। प्लस उसमें दूसरा ये था कि उस प्लेस में अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो किसी को कोई चीज़ मूव नहीं करने देगा। थर्ड वन है कि अगर तो पुलिस वाले इन राइटिंग उसको जस्टिस ऑफ पीस को लिखते हैं तो वो उसकी पुलिस वालों की हेल्प करेगा किस में, इन्वेस्टिगेशन में। प्लस ये जो जस्टिस ऑफ पीस है ये डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा, ये थी जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स बताई गई अब तक। अब इसमें सेक्शन 23 और 24 जो है वो तो ओमिट हो चुके हैं। अब सेक्शन 25 एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, बाय वर्च्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस the session judges and on nomination by them the additional session judges are justice of peace within and for the whole of the district of the province in which they are serving। देखें, पहली बात तो ये कि एक्स ऑफिशियो होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर कोई पर्सन उसके पास कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के साथ जो पावर्स ऑटोमेटिकली उसके पास आनी है वो एक्स ऑफिशियो होंगी। अब जैसे यहाँ पे सेक्शन 25 में क्लियर कह दिया गया। अब नॉर्मली देखें तो जस्टिस ऑफ पीस को जैसे हम सेक्शन 22 में और 22 की जो पंजाब अमेंडमेंट है इसमें तो कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना है। नॉर्मली अब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपॉइंट नहीं करती जस्टिस ऑफ पीस को। वो क्या करती हैं, ये जो सेशन जजेस हैं और उनके बाद उनकी नॉमिनेशन पे जो उनके साथ एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनके पास ये पावर दे दी गई है कि वो एज ए जस्टिस ऑफ पीस एक्ट करेंगे। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस मींस वो जो सेशन जजेस हैं, वो जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, वो जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स भी उनके पास ऑटोमेटिकली हैं क्योंकि वो इस ओहदे के साथ आती हैं। सो एक्स ऑफिशियो का मतलब है अब जैसे ये एडिशनल सेशन जज है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जस्टिस ऑफ पीस भी है क्योंकि ये पावर्स दे दी गई हैं। जो भी सेशन जज होगा, जो भी एडिशनल सेशन जज होगा, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस भी होगा, ये पावर्स भी उसके पास होंगी। सो ये जितनी भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं अभी तक सेक्शन 22A और 22B में, ये पावर्स किसके पास है हमारे, अगर देखा जाए यहाँ पे तो सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के पास। अब ज़्यादा नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो सब सेक्शन 6 था 22A का, पुलिस से रिलेटेड। ये बेसिकली एक पुलिस पे चेक रखा गया। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो अगर तो पुलिस आपकी FIR नहीं रजिस्टर करती। अब इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इसमें चेंज कर दिया। पहले ये होता था कि पुलिस वाला अगर आपकी FIR रजिस्टर नहीं कर रहा तो आप स्ट्रेट वे जस्टिस ऑफ पीस के पास आते थे, बट जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने इसको चेंज करके कहा कि अगर पुलिस वाला आपकी FIR रजिस्टर नहीं कर रहा तो SP कंप्लेंट सेल उन्होंने बनाए कि वहाँ पे आप एप्लीकेशन दोगे। अगर फिर भी आपकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही तो आप आओगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, एक पिटीशन फाइल करोगे अंडर सेक्शन 22A 22B के मेरी FIR रजिस्टर नहीं की जा रही। अब इसमें भी फर्दर ये फिर जस्टिस ऑफ पीस जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, सेशन जजेस होते हैं, ये फिर इस पे पुलिस से कमेंट्स मांगते हैं। उसके बाद अपना जुडिशल माइंड को अप्लाई करते हुए डिसीजन देते हैं कि FIR रजिस्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर इनके फैसले को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर के अगेंस्ट। अब उसके बाद अगर फिर भी आप उस हाई कोर्ट के उस फैसले से भी आप सेटिस्फाई ना हो तो फिर आप इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर सकते हैं जो कि हाई कोर्ट के उसी बेंच के 2 जजेस के सामने लगती है। सो ये तो था प्रोसीजर। अब ये
एक बहस ये है कि क्या ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है जस्टिस ऑफ पीस का या एक जुडिशल ऑर्डर है। अब इसमें 3 जजमेंट्स हम देखेंगे। पहली PLD 2005 लाहौर 470, ये खिज़र हयात एंड अदर्स वर्सेस IG पंजाब था। ये आसिफ सईद खान खोसा साहब ने इसमें इस इशू को डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि ये जस्टिस ऑफ पीस का जो ऑर्डर होता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस या जो भी उन्होंने ऑर्डर पास करना है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा और इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट लाई करेगी, क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर के अगेंस्ट हमेशा रिट लाई करती है। अगर कोई जुडिशल ऑर्डर होगा तो उसके अगेंस्ट आप रिवीजन में जाते हैं, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। तो हम हाई कोर्ट में रिट्स फाइल करते हैं। इसी ऑर्डर को जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने दिया था उसे PLD 2015 SC पेज 74 में 3 मेंबर बेंच ने अपहेल्ड किया था कि ये जो ऑर्डर जस्टिस ऑफ पीस का होगा वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है। उसके बाद PLD 2016 SC पेज 581, ये 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर सारे को मैटर को दोबारा रिव्यू किया। इस बेंच को हेड कर रहे थे अनवर ज़हील जमाली साहब। उन्होंने इसको पे लेंथी जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये होल्ड किया कि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है जो कि जस्टिस ऑफ पीस एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस पास करता है। ये एक कुज़ाए जुडिशल ऑर्डर होता है, यानी नीम अदालती ऑर्डर होता है। अब इसमें उसमें रीज़न उन्होंने ये दी कि जस्टिस ऑफ पीस जो है एडिशनल सेशन जज साहब या सेशन जज साहब जब उनके पास पिटीशन आती है अंडर सेक्शन 22A 22B तो वो पुलिस से कमेंट्स कॉल करते हैं, फिर पार्टीज़ को सुनते हैं, उसके बाद अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो फैसला देता है। इसलिए ये कुज़ाए जुडिशल ऑर्डर है। बेशक उनकी जो पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव है, इवन देन ये ऑर्डर कुज़ाए जुडिशल ऑर्डर होगा। बट फिर इसके बाद लेकिन यहाँ पे उन्होंने इतना कह दिया था कि इसके अगेंस्ट दो ये कुज़ाई जुडिशल ऑर्डर है, लेकिन इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में हम रेटी फाइल करेंगे, रिवीजन फाइल नहीं करेंगे। अब सेकंड थिंग, एक बात क्लियर है कि ये ऑर्डर अब सुप्रीम कोर्ट की 2016 की लेटेस्ट जजमेंट के बाद एक कुज़ाई जुडिशल ऑर्डर है। प्लस अब इसके अगेंस्ट रेमेडी क्या है कि अगर जो ऑर्डर दिया है एक्स ऑफिशियो जजेस ऑफ पीस ने पुलिस को और वो मानते नहीं है तो फिर क्या होगा। देखिए, जो जुडिशल ऑर्डर होता है ना, जो किसी जज साहब ने अपनी जुडिशल कैपेसिटी में दिया होता है, अगर उसको कोई पर्सन वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। बट ये कुज़ाई जुडिशल ऑर्डर है, इसमें जो रेमेडीज़ हैं वो यही है कि आप इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की पिटीशन फाइल करोगे उसी जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास कि आपका ये ऑर्डर था, इसको वही पुलिस ऑफिसर जो है वो मानने से इनकार कर रहा है। अगर आपने FIR रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया था, ये वो FIR रजिस्टर नहीं कर रहा, तो इस सिचुएशन में दोबारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए पिटीशन फाइल की जाएगी उन्हीं जस्टिस ऑफ पीस के पास। कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं हम इसमें फ़ाइल कर सकते। वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।